हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे गणित के आगे का सवाल करेंगे, जो कि है 136 नंबर से आगे का सवाल करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 135 तक कर चुके हैं। आपको मालूम होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जो है एग्जाम जो है वो 27 नवंबर से है, और इसका जो सिटी लिस्ट जो है वो जारी होगा 19 तारीख को, ठीक है, यानी कि आज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से आज का। पहला सवाल है आज का, कह रहा है कि एक चुनाव में केवल जो है दो उम्मीदवार थे। ठीक, एक चुनाव था जिसमें केवल कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार। हारने वाले उम्मीदवार को जो है कुल मतों का 48% मिला। यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को किसका मिलता है? तो कुल मत का 48%। तो हम क्या बताए थे? कुल मत का मिलेगा तो इसको ट्री मेथड से बनाना है, चेन मेथड से, ठीक है। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत जो थे अधिक मिले, और उसने जो है 3% मतों के अंतर से जो है जीत हासिल की। तो अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है, जिसमें जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 48% मत मिलता है, और जो प्रतिद्वंदी होता है यानी जीतने वाला जो होता है, वो हारने वाले के 3% के अंतर से जीतता है। यानी कि इससे 3% अधिक उसको मिलते हैं। तो इसको जब हारने वालों को 48 मिल रहा है, तो जीतने वालों को कितना मिलेगा? 48 प्लस 48 + 3 कीजिएगा तो कितना होगा? 51%। यानी कि 51% जीतने वाले को मिल रहा है, और हारने वाले को 48%। तो कह रहा है कि मतों के अंतर से जीत हासिल की, तो अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को जोड़कर 100 में से माइनस कीजिए। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 और 5 4 9, यानी कि 99% मत जो है इन दोनों को मिलता है। तो 1% मत क्या है? तो 1% मत जो है वो अमान्य है। तो वही पूछ रहा है अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि क्या दिया हुआ। तो ये 6000 जो मत दिया हुआ है ना, ये क्या है? तो इन दोनों के बीच के, जीतने और हारने वाले के बीच का अंतर, यानी कि 3% का मान यहाँ पर दिया हुआ है। 3% का मान है 6000। तो हमसे पूछ रहा है 1% का मान, यानी कि अमान्य मतों की संख्या। तो इसको जब कटाइएगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 पे कितना जीरो? तो 3 जीरो, 2 पे 3 जीरो। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 137 नंबर। 137 नंबर कह रहा है कि एक्स वाई जेड जिले में 5000 मतदाता है। यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि ये सब जिले के नाम है, और इसमें कितने मतदाता है? तो 50,000 मतदाता है। उनमें से 20% जो है वो शहरी मतदाता है, और 80% जो है वो ग्रामीण मतदाता है। ठीक, तो किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता जो है वो शहर चले गए। ठीक, तो उसके बाद कह रहे हैं ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, और 70% मेहनती हैं, और 35% जो है वो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। तो दो उम्मीदवार जो है ए और बी के चुनाव लड़ा, तो उम्मीदवार बी को जो है वो पूरी शहरी वोट मिला, जबकि उम्मीदवार ए जो है उसको ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने जो है अपना मत नोटा पर डाला। तो जो उम्मीदवार ईमानदार और मेहनती दोनों है, तो उम्मीदवार ए और बी और नोटा के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो सबसे पहले फिर से एक बार पढ़ेंगे, और जो जो दिया हुआ है उसको लिखते हुए चलेंगे। एक्स एक्स वाई जेड जिले में कितने मतदाता है? तो टोटल 50,000 मतदाता है। तो यहाँ लिख लेंगे 50,000। 50,000 टोटल मतदाता है, उनमें से 20% शहरी है। यानी कि इनमें से 20% क्या है? तो शहरी है। 50,000 का 20% कितना होगा? तो 10,000 होगा। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है? तो 80% ग्रामीण है। ये हो गया शहरी, और ये हो गया ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण कितना है? तो 80%। 8 × 5 = 40, यानी कि 4,000, 40,000 सॉरी, 40,000 जो है वो ग्रामीण है। तो कह रहा है किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता है वो शहर चले गए। यानी इसमें से 25% किस में चले गए? शहर में, ग्रामीण में से। कितने? तो 25%। तो ये कितना हो जाएगा? तो 4,000 का 25% कितना होगा? 40,000 का 25% कितना होगा? तो 10,000। यानी कि अब इसमें 10,000 जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40,000। ये 30,000 हो जाएगा ना। यानी कि जो शहरी
वोटर है वो अब 20,000 हो गए और ग्रामीण कितने हो गए तो 30,000। तो कह रहा है कि दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। ठीक, 35% क्या है तो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। तो दो उम्मीदवार जो है ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए और बी ने चुनाव लड़ा तो उम्मीदवार बी जो है उसको पूरी शहरी वोट मिला, यानी बी को क्या मिलता है तो पूरा शहर का वोट मिलता है, जबकि उम्मीदवार ए को कितना मिलता है तो उम्मीदवार ए को ग्रामीण वोट मिलता है टोटल। ठीक है, तो मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती है। यानी कि ईमानदार और मेहनती जो है उसने क्या किया तो अपना मत जो है वो नोटा पर डाल दिया, यानी कि 35% यहाँ पर जो दिया है ये ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना मत जो है वो नोटा पर डाल दिया। ठीक, तो 50,000 का हम निकालेंगे कितना तो 35,000। 50,000 कितना का मान है तो 100% का मान है, निकालेंगे 35% का मान। ठीक, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो और 50 25 के 5 हासिल, दो 25 15 दो 17, यानी कि 17,500 जो लोग थे उन्होंने अपना मत क्या था तो नोटा पर डाल दिया। ठीक है, तो नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने मत पड़े तो 17,500, ये चार में दिया हुआ है, तो इसको निकालने से नहीं होगा। अब निकालते हैं उम्मीदवार ए को कितना मत मिला। तो उम्मीदवार ए को जो है वो ग्रामीण मत मिला है, तो कितना मिला है 30,000। 30,000 जो है ये कितना का मान है तो ये 100% का मान है। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है तो 35% वोट जो है वो नोटा पर चला जा रहा है। तो कितना परसेंट का मान निकालेंगे 65% जो है उम्मीदवार ए को ओरिजिनल वोट मिल रहा है। इसको कटा देंगे, 65 से गुना करेंगे तो 65 दूनी 130 है, 130 60 190 और 95, 195 हो जाएगा। 195 पर दो जीरो, यानी कि उम्मीदवार ए जो है उसको 19,500 मत मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और उम्मीदवार बी जो है उसको 13,000 मत मिलेगा, यानी कि 2,000 जो 20,000 दिया है ना ये 100% का मान है। और हमसे पूछ कितने का रहा है यानी कि 65% का, क्यों क्योंकि इसमें का भी 35% जो वोट है वो नोटा को चला गया, इसलिए दो जीरो से दो जीरो और 65 दूनी कीजिएगा तो 130 हो जाएगा। 130 पर दो जीरो, 130 पर दो जीरो जो है वो ऑप्शन नंबर बी। ये देखने में बड़ा सवाल था लेकिन ये बहुत ही आसान है, अगर आप चाहें तो इसको एक से दो लाइन में बना लेंगे। क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए 35% टोटल मतदाता है, जिसमें से 35% जो है वो अपना मत जो है नोटा पर डाल देते हैं, तो इसको निकालने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो 35% जब नोटा पर डाल दिए तो 65% जो वोटर है वो हकीकत है, असली है। तो 65% का मान निकाल लीजिए किसी एक का, बी का निकालिए या ए का निकालिए, फिर उसको हल कीजिए आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 138 नंबर, कह रहा है कि एक कक्षा में जो है 60% बच्चों को गणित पसंद है। ठीक, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनमें से कम एक विषय पसंद है। कम से कम एक विषय पसंद होने का मतलब कि टोटल का मान पूछ रहा है हमसे। तो ये वेन डायग्राम का सवाल है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे तो जो दिया रहता है ना अलग अलग उसको जोड़ देंगे और जो दोनों लोग को पसंद है उसको माइनस कर देंगे, टोटल निकल कर हमारा आ जाएगा। टोटल निकलेगा या दो में से एक किसको पसंद है वो भी निकल सकता है। ठीक है, एक ही साथ निकलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यानी कि क्या निकलेगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का क्या होगा तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, उसके बाद क्या होगा तो माइनस होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कहने का मतलब कि दोनों। तो क्या करेंगे इसमें 60% प्लस 45% माइनस कर देंगे 25%, यानी जो दोनों को पसंद है। तो कितना हो जाएगा 60% प्लस हो जाएगा 20%, क्योंकि 45 में से 25 घटेगा 20 बचेगा। 60 20 80% जो है वो टोटल जो है पसंद की है लड़के को उनका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 139 नंबर, कह रहा है कि किसी परीक्षा में जो है 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो है वो 1200 है तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे पहले हम की क्या उत्तीर्ण का दिया हुआ है ना तो उत्तीर्ण का पहले परसेंटेज निकालेंगे। उत्तीर्ण आएगा उसके बाद पास पास को घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो 55% जो है वो अंग्रेजी में होते हैं, 35% गणित में
और 20% जो होते हैं दोनों विषय में होते हैं, ठीक। तो 35 में से 20 घटेगा कितना होगा? 15। 55% प्लस 15%, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 5 5 10, 5 1 6, यानी कि 70% जो है वो उत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक, दोनों विषय में। तो कह रहा है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने होंगे? तो 100 में से 70% जब पास हो रहे हैं तो 30% क्या होंगे? तो 30% जो है वो फेल होंगे, ठीक। तो इसका मान दिया हुआ है कुल 1200, यानी कि 1200 जो मान दिया हुआ है कितने का मान है? तो 30% का मान दिया हुआ है। और हमसे पर पूछ रहा है कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल अभ्यर्थी कितने थे? तो 100%। इसको कटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, 3 से 12 कटाएंगे 4 बार में, यानी कि 40 पर डबल जीरो जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है 140 नंबर। कह रहा है कि एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, जबकि 30% ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया और 15% ने दोनों प्रकार का दोपहर का भोजन किया। यदि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया? यानी कि देखना है कि कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया हुआ है किसी भी प्रकार का। तो 60% मांसाहारी खाते हैं, प्लस 30% फिर मांसाहारी खाते हैं, 60% शाकाहारी, 30% मांसाहारी और 15% जो है दोनों खाते हैं। तो दोनों को क्या करते हैं? तो माइनस करते हैं। तो 60 प्लस 15, 30 में से 15 घटा 15, 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75% जो है लोग वो भोजन करते हैं, ठीक। और इसमें से 75% भोजन करते हैं, तो यानी कि 25% जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करते। तो यदि 96 लोग थे तो 96 लोग जो था वो टोटल का मानता है, यानी 100% का। और हमसे पूछ कितने का रहा है? तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया? तो 25% जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया है, यानी कि 25% का मान। तो 25 से 100 कटाएंगे, 4 से 96 कटाएंगे, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बार में, यानी कि 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 141 नंबर। 141 नंबर देखने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निर्देश 141 से 143 नहीं, 142 ही होगा यहाँ पर। गणित और कंप्यूटर विज्ञान के जो है कंप्यू गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया, उनमें से 8 ने गणित लिया किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। ये जो है वेन डायग्राम का सवाल है, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक। तो इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाएंगे। कर है गणित और कंप्यूटर विज्ञान, यानी कि दो है, ठीक। तो दो यहाँ पर सर्कल बना लेंगे। तो कह रहा है कि कंप्यूटर गणित और कंप्यूटर विज्ञान में 25 छात्रों की एक कक्षा है, पर 25 छात्र हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर, ये हो गया कंप्यूटर, और ये हो गया क्या? ये हो गया गणित, ठीक है। तो टोटल कितना है? दोनों में मिलाकर टोटल 25 है, ठीक। तो कह रहा है कि 12 छात्रों ने गणित लिया, 12 छात्र जो है वो क्या लिए हैं? तो गणित। उनमें से 8 ने गणित लिया है, यानी कि उनमें से 12 छात्र जो है गणित लिया, उनमें से 8 छात्रों केवल क्या लिए हैं? तो गणित लिए हैं। तो गणित वाले में केवल हम कितना लिखेंगे? तो 8 लिख देंगे, और इसमें हम 4 लिखेंगे, यानी कि ये वैसे लोग हैं जो गणित और विज्ञान दोनों लिए हैं, 4 लोग। और बच कितना गया? तो 13। तो 25 हो गया ना, 8 4 12, 3 15, 10 25। समझ में आया कैसे लिखा है? ये 12 जो छात्र है ना, एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया। तो 12 हम अगर इसमें लिख देंगे कि 12 छात्रों ने गणित लिया, तो कह रहे उनमें से 8 ने गणित लिया है। तो यानी कि 4 लोग ऐसे हैं जो गणित और विज्ञान दोनों लिए हैं, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो बच कितना गए? 13। तो 13 लोग ऐसे हैं जो कि क्या लिए हैं? तो सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान लिए हैं, 13 लोग। तो कह रहा है क्वेश्चन में उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है? तो गणित और कंप्यूटर विज्ञान लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो 4 है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 142 नंबर। 142 नंबर भी उसी क्वेश्चन पर है। कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी होगी जो कंप्यूटर विज्ञान लिए हैं लेकिन गणित नहीं लिया है? यानी कि उन छात्रों की संख्या पूछ रहा है जो सिर्फ क्या लिए हैं? तो कंप्यूटर विज्ञान लिए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो 13 है। 13 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 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 और सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान लिए हैं। तो 13 13 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे हम लोग 143 नंबर कह रहा है कि किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में जो है 41% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए और भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और इतिहास में जो है 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि तीन इसमें वेन डायग्राम बनाना है तो हम पहले से ही यहाँ पर छोटा सा वेन डायग्राम बना के रखे हैं। यहाँ पर तीन सर्कल है, ठीक है, हम बताएंगे कैसे क्या करना है। तो कह रहा है कि इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए। तीनों विषयों में जो 5% विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण हुए। तो 5% हम कौन सा गोला में भरेंगे, तो यहाँ 5% हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है ये तीनों में कॉमन है, तो इसमें हम 5% लिख देंगे। यानी कि 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक, अब पहला पहला लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में कितने परसेंट, 41%, ठीक है। उसके बाद क्या है, भूगोल यानी कि इसको लिख देते हैं जियोग्राफी, जियोग्राफी में 35% टोटल है अनुत्तीर्ण होने वाले। और इतिहास में कितने हैं यानी कि हिस्ट्री में कितने हैं, तो 39% है। और इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी जो होते हैं अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि इन तीनों का कॉमन कौन है, तो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये जो है ये इन तीनों का कॉमन है। अब करें अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में जो है 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि ये वाला बॉक्स जो है दोनों में कॉमन है, तो इसमें 14% जो है अनुत्तीर्ण हुए। 5 पहले से ही हो गया है, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9% लिखेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5% पहले से ही मौजूद है जो कि इन दोनों में पहले से ही कॉमन है, तो इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे। पहले लिखा जाता है जो तीनों में कॉमन है, फिर जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे। अगला लाइन कह रहा है कि भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। भूगोल और इतिहास यानी कि जियोग्राफी और हिस्ट्री में कितने लोग, तो 21 लोग अनुत्तीर्ण है। तो 21 यहाँ लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, तो 5 में से पहले घटा लेंगे क्योंकि ये भी बॉक्स जो है दोनों में कॉमन है। तो 21 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा, 16। उसके बाद अगला लाइन कह रहा है कि इतिहास और अर्थशास्त्र में जो है 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। इतिहास और अर्थशास्त्र जो है ये बॉक्स कॉमन है, तो इसमें 18% यानी 5% पहले से ही है, तो कितना होगा, 13% जो है वो दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। तो इसका मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, यानी कि टोटल कितने होते हैं अर्थशास्त्र में, तो 41%। इन तीनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर चल आएगा। 41% माइनस 9 और 5, 14, 14 3 17, 10, 27। 41 में से 27 घटाइएगा कितना होगा, तो 4 1 14 हो जाएगा, यानी कि 14% जो होंगे यहाँ पर 14% होगा। 14% जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो कि ऐसे छात्र हैं जो क्या करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में जो है वो अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं। अगर हमसे जियोग्राफी में पूछता तो 35 माइनस कितना करते, 35 माइनस 9 और 5, 9 5 14 और 16, 14 26 10 30 करते थे, यानी कि 5% ऐसे थे जो जियोग्राफी पे केवल अनुत्तीर्ण हुए। इस तरह से इसको हम लोग बना लेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 144 नंबर। 144 नंबर के लिए निर्देश दिया हुआ है। 144 और 145 दोनों के लिए सेम निर्देश है। कह रहा है कि एक इमारत में जो है 30% व्यक्ति जो है वो केवल क्या करते हैं, तो केवल कॉफी पीते हैं। कितने लोग, तो 30%। 40% व्यक्ति जो है वो केवल चाय पीते हैं। 25% जो है केवल चाय और कॉफी पीते हैं। 20% व्यक्ति जो है केवल चाय और दूध पीते हैं। यानी कि 3 किस्म के इसमें लोग हैं, तो इसमें भी डायग्राम बनेगा उसी तरह का, 3 आरेख का, ठीक है। एक सर्कल यहाँ पर दे दिए, सर्कल तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, मानकर चलना है, ठीक है। यहाँ पर 3 सर्कल हो गया। एक इमारत में 30 व्यक्ति है जो केवल क्या करते हैं, तो 30 व्यक्ति है जो क्या करते हैं, तो केवल कॉफी पीते हैं। तो कॉफी यानी सी से कॉफी, और चाय को टी से लिख देंगे और दूध को एम से लिख देंगे, ठीक। यानी कि कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति जो है केवल कॉफी पीते हैं, ठीक। 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, तो चाय पीने वाले व्यक्ति को इसमें लिख देंगे। और 25% व्यक्ति जो है केवल चाय और कॉफी पीते हैं, यानी कि 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, तो केवल चाय और कॉफी पीते हैं। तो 25% को हम इसमें लिख देंगे, इस बॉक्स में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 25%, 25 व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद 20 व्यक्ति जो है केवल चाय और दूध पीते हैं।
तो चाय और दूध यानी कि इस वाला बॉक्स में लिखना पड़ेगा कितने लोग, 20 लोग, ठीक है। और 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं, तो इस बॉक्स में हम कितना लिखेंगे, 15। 15%, 15 लोग जो है वो क्या पीते हैं, तो चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं, ठीक है। ये डायग्राम हम निर्देश के अनुसार पूरा कर चुके हैं। अगला लाइन कह रहा है कि क्वेश्चन कि चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले की संख्या के बीच का अंतर, यानी कि चाय पीने वाले, तो चाय पीने वाले लोग कितने हैं, 40 लोग यहाँ पर है और 20 लोग यहाँ पर है, 60 लोग और 15 लोग यहाँ है। क्योंकि इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, क्योंकि ये लोग भी तो चाय पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, लेकिन चाय भी पी रहे हैं। तो ये केवल चाय नहीं पूछ रहा है, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले की संख्या। तो चाय पीने वाले की संख्या कितना है, 40 अब 20 कितना होगा, 60। 10 70 और 5 75, यहाँ भी है 75 और 25 कितना हो जाएगा, 75 और 25 100। 100 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। और कॉफी पीने वाले की संख्या, तो कॉफी पीने वाले की संख्या कितना है, 30 और 20 50 और 5 55 5 60 10 70, यानी कि 70 लोग जो है वो कॉफी पी रहे हैं। तो इनका बीच का अंतर कितना होगा, 30। 30 लोग ऐसे हैं, इन दोनों का अंतर कितना आया, 30। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, हम अगले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में इसको समझा देंगे, डायग्राम बना, ठीक है। अगला कह रहा है केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पे, यानी कि दूध चाय और कॉफी पीने वाले की लोगों की तुलना में क्या है। यानी कि कह रहा है कि कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या, तो देखते हैं पहले कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या कितना है। तो कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या जो है वो कितना है, तो कॉफी पीने वाले सिर्फ कॉफी का रहा है ना, देखते हैं पहले। तो केवल कॉफी का रहा है, तो 30 लोग हैं जो केवल कॉफी पीते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि तीनों पे, यानी कि दूध चाय और कॉफी पीने वाले, तो 15 व्यक्ति जो है वो चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं। तो 15 से माइनस कर देंगे, 30 में से 15 घटा 15, यानी कि 15 ऐसे लोग हैं जो 15 लोग अधिक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 146 नंबर। 146 से 147 के लिए निर्देश दिया हुआ है। कह रहा है कि एक इलाके के 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा कराती है, यात्रा करनी होती है, ठीक है। यानी कि एक इलाके के जो 150 लोग हैं वो रोजाना काम के लिए यात्रा करना होता है उन लोगों के। उनमें से 25 लोग जो है केवल बस से जाते हैं। यानी कि बस से जाने वाले लोगों की संख्या कितना है, केवल बस लिखेंगे, केवल बस से जाने वाले लोगों की संख्या कितना है, तो केवल बस से जाने वाले लोगों की संख्या है 25, ठीक है। उसके बाद कर है कि 40 केवल ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन से जाने वाली लोगों की संख्या कितना है, तो 40 है। 20 जो है टैक्सी और ट्रेन दोनों से जाते हैं, ठीक। 30 जो है केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, पहले इसको लिखते हैं जो केवल में दिया हुआ है। तो कार से कितने लोग जाते हैं, तो 30 लोग कार से जाते हैं। उसके बाद बस और टैक्सी लेते हुए और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। यानी कि टैक्सी का आप निकालते हैं कि टैक्सी से केवल कितने लोग जाते हैं, तो 150 में से क्या करेंगे, तो इन तीनों को जोड़कर माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो दोनों से यात्रा करते हैं, यानी कि टैक्सी और ट्रेन से और बस और टैक्सी से, उसको भी माइनस कर देंगे, तो केवल टैक्सी का निकल कर आ जाएगा। तो 40 30 70 20 90 5 95 लोग ये हो गए। और 20 यहाँ पर है और 25 यहाँ पर है, 45। 150 माइनस 5 5 10 और 9 4 कितना हो जाएगा, 13 1 14, यानी कि 140 लोग। तो माइनस करेंगे तो 10 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, तो जो केवल टैक्सी से जाते हैं। अब सवाल को हम लोग देखते हैं। कह रहा है उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पूछ रहा है कि वैसे कितने लोग हैं जो केवल एक ही साधन से जाते हैं, दो साधन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि 20 जो लोग हैं वो टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं, और 25 लोग जो है बस और टैक्सी दोनों लेते हैं। तो इन लोगों को नहीं गिनना है, केवल बस से जो जाते हैं उनको, जो ट्रेन से जाते हैं उनको, जो कार से जाते हैं उनको, और जो टैक्सी से जाते हैं उन सबको जोड़कर उनका प्रतिशत निकालना है, ठीक। यहाँ पर कितना मान, ठीक है। तो 25 40 30 70 अब 20 90 5 95 और 10, 95 और 10 कितने होगा, 105। 105 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल एक परिवहन से जाते हैं। तो 105 जो है ये कितने पर, 105, ठीक है। कितने पर से, तो 150 में से, ठीक। गुना कितना करेंगे, 100%। तो ये परसेंटेज निकल कर चलाएगा। पचती है 15, 5 दूनी 10, 3 से कटाएंगे इसको तो 3 3 के 9, 3 5 15।
यानी कि 35 दूनी 70% ऐसे लोग हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो केवल और केवल एक कितनी केवल और केवल क्या करते हैं, तो एक परिवहन का साधन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 105 लोग जो है वो किससे जाते हैं, एक परिवहन से, जो कि 150 लोगों में से कम ही हो रहा है। कितने का? 105 बटा 150 गुना 100 कीजिएगा, आ जाएगा। यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी लोगों में से पूछ रहे हैं जो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। लोग पूछ रहा है, इसमें परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। तो 20 लोग यहाँ पर हैं जो टैक्सी लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर है 25 लोग जो ट्रेन और टैक्सी दोनों लेते हैं, ठीक। और ओनली टैक्सी वाले कितने लोग हैं, तो ओनली टैक्सी वाले 10 लोग हैं, उसको भी जोड़ देंगे, प्लस 10। तो 20 20 40 45 से 10 कितना होगा, 55 लोग ऐसे हैं जो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। अगला है 148 नंबर। 148 नंबर कह रहा है कि एक फॉर्म में पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत जो है वो 5200 रुपया है, और महिलाओं का जो है वो 4200 रुपया है, और सभी श्रमिकों का औसत जो है वो 5000 रुपया है। तो फॉर्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है, ये जो बनेगा वो एलिगेशन लगकर बनेगा, एलिगेशन से आसानी से बन जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी कि पुरुष का और महिला का लिख लेंगे हम लोग औसत, ठीक है। पुरुष को कितना मिल रहा है, तो 5200 रुपया यहाँ पर लिखेंगे, और महिला को कितना मिल रहा है, 4200। और इन दोनों का जो औसत होता है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। कितना है, तो 5000 है। अब इसको क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछी घटा देंगे, यानी कि 5000 में 4200 इसमें घटाएंगे, और इसको इसमें से घटाते हैं, ठीक है। इसको इसमें से माइनस होगा, और ये जो है इसमें से माइनस होकर यहाँ लिखाएगा। यानी कि 5000 में से 4200 घटाएगा तो कितना बचेगा, तो 800 बचेगा। और इनका अनुपात लेंगे, और ये 5200 है, 5200 में से 5000 घटेगा तो कितना बचेगा, 200। यानी कि कितने का अनुपात आया, तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि 1 और 4 का अनुपात आया ना। तो पूछ रहा है फॉरम में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है, तो पुरुष का मान कितना है, 4। टोटल लोग कितने हैं, तो 4 और 1 कितना होगा, तो 5 लोग हैं। गुना कितना करेंगे, 100 से, प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 5 से 100 घटाएंगे 20 बार में, 20 चौक 80, यानी कि 80% जो है पुरुष श्रमिक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 149 नंबर। 149 नंबर कह रहा है कि एक गांव की जो कुल संख्या है वो 4000 है। एक गांव की कितनी संख्या है, तो टोटल 4000 है, ठीक। पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। यानी कि 4000 गांव में लोग रहते हैं, जिसमें से पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्या होता है, तो 10% पुरुष में और 20% महिलाओं में वृद्धि होता है। तो गांव की संख्या वृद्धि होकर 4500 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी ये 4000 है, इसमें से पुरुष का जनसंख्या कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये इसको मेथड से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से ये कितना अधिक है, 4000 जो है 4500 से कितना अधिक है, तो 500 अधिक है। ये 500 अधिक है ना, ये क्यों अधिक हो रहा है, तो 10% जो है वो पुरुष और 20% महिला के वृद्धि होने के कारण ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10% ऑफ मेल प्लस 20% ऑफ फीमेल। अब हम देखेंगे कि हमसे किसका मान पूछ रहा है, कि नए, तो कह रहा है कि नए सदस्य के आने से पहले पुरुषों की संख्या क्या थी। तो पुरुष का संख्या निकालना है, तो महिला को बराबर करके कटा देंगे। अगर महिला को निकालना होगा तो करके कटा देंगे। पहले कितना दिया हुआ है, 4000। 4000 जो ये मान है 100% मान है पुरुष और महिला का। लेकिन हमें किसका निकालना है, पुरुष का निकालना है। तो क्या करेंगे, महिला वाला जो दिया हुआ है 20%, इसको लेकर कटाकर हम बराबर करके उसको हटा देंगे, तो पुरुष वाला बच जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो 20 25 100, 5 से 40 कटेगा 8 बार में, यानी कि 800 लोग, 800 जो है वो यहाँ पर आया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 800। 800 जो है किसका मान है, तो 20% ऑफ किसका, 20% ऑफ मेल और 20% ऑफ फीमेल का मान है। अब क्या करेंगे, तो इसको हल करेंगे, यानी कि 800 में से 500 घटाइएगा कितना बचेगा, 300। और इसको घटाइएगा 20 में से 10, तो 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 बचेगा, 10% ऑफ मेल। और ये क्या होगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसको बराबर हुआ ना, तो ये काट देना, ये नहीं कि 20 प्लस 20 40 नहीं लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 300 जो मान है वो किसका मान है, 10% ऑफ मेल। और हमसे क्या पूछ रहा है,
तो नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी कि 100% ऑफ मेल का हमसे मान पूछ रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो कटेंगे तो तीन पर कितना जीरो, तीन पर तीन जीरो जो है वो पुरुषों की संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। और महिलाओं की संख्या अगर इसी पर पूछ देगा तो महिलाओं की संख्या कितना होगा, तो 3000 पुरुष का संख्या हो गया तो महिलाओं की संख्या 1000 हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर पूछेगा तो इन दोनों का अंतर जो है वो 2000 हो जाएगा। अगर इन दोनों का अनुपात पूछेगा तो 3 और 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, मेन ये वाला था। ये वाला अगर आप समझ गए तो इससे 3-4 किस्म का आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे 150 नंबर। कह रहा है कि एक किराने की दुकान को दो अलग विक्रेताओं द्वारा पैक किए गए रस 600 बोतल खरीदता है, यानी कि एक किराना का दुकान है, ठीक है, जो दो अलग विक्रेताओं द्वारा किए गए रस, यानी कि 600 बोतल जो है रस पैक किया जाता है, ठीक है, वो दो विक्रेताओं द्वारा खरीदता है, ठीक है। 20% माल जो है वो पहले विक्रेता द्वारा, पहले विक्रेता द्वारा कितना लेता है माल, 20%, यानी 600 का 20% कितना होगा, तो 6 दूनी 12 यानी कि 120 होगा। और कह रहा है कि अगला यानी कि 80% दूसरे विक्रेता द्वारा लिया जाता है। तो दूसरे विक्रेता द्वारा कितना, तो 80%, तो 600 का 80% कितना होगा, 8 छः के 48 यानी कि 480 हो जाएगा। और दोनों को जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा 600। तो कह रहा है कि एक बोतल का विक्रय मूल्य जो है 25 रुपया है, यानी कि इनका एक बोतल का जो मूल्य है वो कितना है, तो 25 रुपया है, ठीक। तो कह रहा है कि दूसरे विक्रेता को सामान को देखने के बाद, दूसरे विक्रेता का जो सामान है 480 को बोतल है, उसको देखने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% सामान केवल जो है एक दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसका जो है 25%, 480 का 25% जो है केवल एक दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका 25% कितना होगा, तो 2500 के सौ और 25 से एक बार में 25, चार से इसको कटाएंगे तो चार एक बार में, चार दूनी आठ, 120, यानी कि 120 जो सामान है वो एक दिन में इस्तेमाल कर सकता है। तो कह रहा है कि वो माल वापस करने का फैसला करता है, तो उसने और क्या करता है, तो 120 माल ही बेच पाएगा एक दिन में। तो ज्यादा माल लेकर क्या करेगा, तो ये जो और जो माल बच गया है 480 में से 120 घटाइएगा, जितना है वो माल वापस कर देता है, तो उसे दूसरे विक्रेता को कितना पैसा मिलेगा, तो ये केवल 25% ले रहा है, तो 25% कितना बोतल हुआ, तो 120 रुपया हुआ। तो दूसरे विक्रेता को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 120 गुना 25 कीजिएगा, क्यों, क्योंकि 120 बोतल का मूल्य, एक बोतल का मूल्य कितना है, 25 रुपया। तो 120 बोतल का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 120 में 25 से गुना कर देना है, ठीक। तो 25 में जीरो से गुना कीजिएगा, जीरो, 25 दूनी 50, जीरो हासिल 5, 25 अब 5 कितना होगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 3000 रुपया जो है वो विक्रेता को दूसरे विक्रेता को देना पड़ेगा, जो कि 25% सामान ले रहा है, उसका केवल कितना हो जाएगा, तो 3000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है 191 नंबर, उसको 191 से लेकर 167 तक सवाल लास्ट रह गया है। परसेंटेज का 197 से 191 से 167 तक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको अलग से बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।